तो हेलो दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम पॉलिटी के पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि यूजफुल है रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, दोनों के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है। आर्टिकल 30 के पास है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 732, आर्टिकल 124। तो किसके पास ये शक्ति है? तो ये शक्ति है आर्टिकल 32 के पास। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 है संवैधानिक अधिकारों का उपचार। क्या है? संवैधानिक अधिकारों के उपचार की बात करता है। ठीक। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा कहा है। ठीक। और ये जो आर्टिकल 32 है, इसके इसके द्वारा संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार की रिटें वो कौन कौन सी हैं? तो ये इसमें ये आर्टिकल 32 के बारे में बताया कि अनुच्छेद 32 स्वयं में मूल अधिकार माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए संविधान का ये क्या है? उपचार की बात करता है। ठीक। इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत उच्च और सर्वोच्च 5 तरह की रिट जारी करती है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ऐसी रिट जारी कर सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकता है। तो पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्ति के लिए लागू होती है। किसके लिए होती है? निजी व्यक्ति के लिए। ठीक। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये उसे शक्ति प्रदान कर रहा है। परमादेश क्या कहता है? परमादेश सार्वजनिक के लिए, सार्वजनिक अधिकारियों की बात करता है। प्रतिषेध प्रतिषेध और फिर क्या है? उत्प्रेक्षण। और लास्ट है अधिकार प्रेक्षा। ये तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक। और हाई कोर्ट अपनी रिटें जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत अपनी रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कितने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैध शासन शुरू किया गया? यानी कि द्वैध शासन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया? इंडियन काउंसिल 1892 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत? तो ये किसके तहत किया गया था? गवर्नमेंट एक्ट 1919 के तहत किया गया था। ठीक। और इसी को हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नियम। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक। और इसके द्वारा अगला पॉइंट क्या कहा गया था? इसके द्वारा महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्या मिला? महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक। और
अंग्रेजों के जो अफसर होते थे ना, यानी कि जो अंग्रेजों के जो अंग्रेजी अफसर होते थे, अंग्रेजी के अफसरों को वेतन दोबारा से देने लगे। इसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि अंग्रेजी अफसरों को वेतन दोबारा से दिया जाने लगा। और हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसके द्वारा किया गया क्या, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया और केंद्रों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया। द्वैध शासन, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया और केंद्रों में द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया, ठीक। और इसके तहत क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक। और 1935 में सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कहां तक, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित किया गया, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, यहाँ 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये स्थापना हुई, न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक। और बर्मा को भारत से अलग किया गया। और क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, ठीक। और जो हमारा कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909 है, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, ठीक। जो मार्ले थे हमारे, वो राज्य सचिव थे। कौन थे, राज्य सचिव थे। और मिंटो थे, ये कौन थे, वायसराय थे। कौन थे, वायसराय, ठीक। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, भारतीय मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को मतदान प्राप्त करने का अधिकार मिला। मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या हुआ, भारतीय मुसलमानों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। कौन सा प्राप्त करता है, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम प्राप्त करता है, प्रदान करता है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, या कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो भारत कौन सा अधिनियम लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो कौन करता है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग में शामिल होंगे। तो वित्त आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले वित्त आयोग किस आर्टिकल में, वित्त आयोग, तो पिछली क्लास में हमने बताया था, तो वह आर्टिकल 200
80 में, ठीक। वित्तीय आयोग किससे किससे संबंधित है? वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध से रिलेटेड है, ठीक। वित्तीय संविधान वित्तीय संबंध कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 264 से 300 में वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है, ठीक। और वित्त आयोग से और क्या रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं? और रिलेटेड पॉइंट ये बन सकते हैं कि इनकी वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं जो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट, इसके जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का कार्यकाल, तो वो या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं, तो ये क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच धन का बंटवारा, राज्यों में धन का बंटवारा, ठीक। और सेकंड का कि भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना, क्या कहेगा? भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना। अगर इसमें कितने अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है आर्टिकल 282। आर्टिकल 282 आर्टिकल 282 कहता है कि जो केंद्र और राज्य होते हैं, जो केंद्र और राज्य होते हैं जो वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, यानी कि पीपल पर्पस के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपने राजस्व से, यानी और अपने राजस्व से धन खर्चा करने की शक्ति है, धन खर्चा करने की क्या पावर है, शक्ति प्राप्त है, ठीक। आर्टिकल 282 के तहत क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपने राजस्व से धन खर्चा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसका? भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में प्रतिपादित कि मार्च 2025 तक शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र कितने नए कार्य होंगे? तो कितने कार्य होंगे? 19, 21, 20, 18, तो 18 नए कार्य होंगे, ठीक। अनुसूची 12 क्या कहता है? अनुसूची 12 इसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया था इस संविधान संशोधन के तहत 474 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत। और इस समय सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की इस समय सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार 69वें संविधान संशोधन 1991 में प्रारंभ तारीख से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया, यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। तो कब किसमें कहा गया? आर्टिकल 239 के डबल ए में। यहाँ पे इंपोर्टेंट है 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक। इसके तहत 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। एक तो जोड़ा गया था 239 का ए और 239 का बी। दूसरा 239 का ए कहता है दिल्ली एंड पुडुचेरी में
पुडुचेरी में विधानसभा का गठन। पुडुचेरी में विधानसभा का गठन। और दिल्ली में विधानसभा सीट की संख्या कितनी थी उस समय? 70 और पुडुचेरी में 30। आर्टिकल 239 का बी क्या कहता है कि इन्हीं दिल्ली एंड पुडुचेरी में वहां के उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। सही से लिख देते हैं इसको। 239 भी क्या कहता है? दिल्ली और 239 का एक क्या कहता है? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का गठन की बात करता है, जिसमें यहाँ दिल्ली में 70 सीट थी और पुडुचेरी में 30 थी। और इन्हीं दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संसद द्वारा राज्यों का अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की गई राशि किस निधि पर चार्ज करने की आवश्यकता है? तो कौन सी है? भारत की संचित निधि। जो संसद और राज्य को अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करता है, यानी कि जो संसद है जो राज्य को सहायता करेगा, तो वो कहाँ से करेगा? भारत की संचित निधि से करेगा। कहाँ से? संचित निधि से सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 2 में कौन सा प्रावधान है जो नागरिकता के लिए आधार का परिभाषित करता है? विशेष रूप से एक व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। यानी कि इसमें नागरिकता की परिभाषा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 8 में है, आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल ये 5 में नागरिकता की परिभाषा किसमें? परिभाषा किसमें? आर्टिकल 5 में। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है नागरिकता किस भाग में? नागरिकता किस भाग में? तो ये भाग 2 में है। ठीक, और ये नागरिकता कहाँ से स्वीकार की गई है? तो ये कहाँ से स्वीकार की गई है? ब्रिटेन से स्वीकार की गई है। ठीक, ये भाग 2 कहाँ से कहाँ था? आर्टिकल 5 to 11। ठीक, आर्टिकल 5 किसकी बात करता है? नागरिकता के परिभाषा की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम क्या बात करता है। आर्टिकल इसमें बनता है आर्टिकल 6, फिर आर्टिकल 7, फिर आर्टिकल 8, फिर आर्टिकल 9, 10 और आर्टिकल 11। ये आर्टिकल क्या कहते हैं? ठीक, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। ठीक, और आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। और आर्टिकल 8 क्या कहते हैं? भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता। एग्जाम्पल जैसे एनआरआई।
और आर्टिकल 9 क्या कहता है? नागरिकता की निलंबन की बात करता है। नागरिकता का निलंबन की बात करता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? कि जो नागरिकता है, जो नागरिकता के अकॉर्डिंग जो रूल होते हैं या जो नियम होते हैं, अगर संसद को नागरिकता को खत्म करना है तो वह कानून बना के खत्म कर सकता है। ठीक, यानी कि संसद को अधिकार है कि वह विधि बनाकर या कानून बनाकर नागरिकता को नागरिकता को खत्म कर सकता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 11 में क्या है? संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता में नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकता है। ठीक, अगर हम दोबारा समझे कि नागरिकता किस में, नागरिकता भाग 2 में है। इसे कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल भाग 5 से 11 तक है। ठीक, आर्टिकल 5 में क्या है? भारत की नागरिकता की परिभाषा है। और आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, और 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 8 कहता है भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 9 कहता है नागरिकताओं का निलंबन। और आर्टिकल 10 और 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर नागरिकता को रद्द कर सकता है। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के कानून में संसद संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में किस उद्देश्य का उल्लेख है? तो किस का उल्लेख है? पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है। ठीक, ये आर्टिकल 39 किस भाग में है? तो ये पार्ट 4 में है। ठीक, इसमें डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आर्टिकल 36 से 51 में है, पार्ट 4 में 39। और आर्टिकल 4 का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना। एक कल्याणकारी राज्य बनाना। एक आर्टिकल 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। और पार्ट 4 का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना। आर्टिकल 29 क्या है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता को संबोधित करता है जो भारत के संविधान के शुरू होने से पहले पाकिस्तान से चले गए? तो यहाँ पाकिस्तान से जाने वालों की नागरिकता, देखो कहाँ, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। आर्टिकल किसमें? 6 में। तो कौन सा है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 नागरिकता के परिभाषा की बात करता है। ठीक, और आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के लोगों को के लिए नागरिकता। आर्टिकल 8 क्या कहते हैं? भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता। और आर्टिकल 10 क्या कहता है? कि संसद को अधिकार है कि वह विधि बनाकर नागरिकता को रद्द कर सकता है। नागरिकता को रद्द कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 8 भारतीय मूल के भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता। वो आर्टिकल 5 परिभाषा में नागरिकता के परिभाषा की बात करता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये हमारी क्लास नंबर 4-5 थी। धन्यवाद।